जो आपको परमिशन मिली, जहाँ आपको मिला, आपने शहर को इलीगल बिल्डिंग्स का जंगल बना दिया। द मोमेंट अगर मैं अप्रूवल पे 5 करोड़ रुपए दूंगा तो उस दिन से मेरे दिमाग में होगा कि भाई ये तो सिस्टम से तो मैं चल सकता हूँ, सिस्टम से तो मैं चल सकता हूँ। आप प्राइवेट सेक्टर का बेस्ट आदमी लाके बिल्डिंग कंट्रोल का हेड बना दें। कराची इसमें कितनी तो अथॉरिटीज़ है, हमें भी नहीं समझ आता। कहीं एमडी है, कहीं एलडी है, कहीं केडी है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, मल्टीपल ओनरशिप है इस शहर की। किसी को कुछ पता है? किसी को कुछ पता है? कितना कैपिटल जो है वो स्टक है। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस। I think we are talking about trillions of rupees, not only those stuck-up projects, but sir plots and projects जो कोटों में भी फंसे हुए हैं ना सर, वो भी ट्रिलियंस ऑफ रुपए इकोनॉमी के जाम हैं। अभी लैंड ग्रैबिंग की क्या इश्यूज है? यही है ना कि आपका प्लॉट कब्जा किया, कागजात चेंज किए, आप जाएंगे कोर्ट में तो 40 साल लगेंगे रिट्रीवल को। आप मजबूर हैं उससे बात करने के लिए। लैंड रिकॉर्ड जो है पंजाब में तो कुछ डिजिटल हुआ है ना, ये जगह है, ऐसा लगता है ये जंगल है सिंध में। बिल्कुल ऐसे ही। स्कीम 33 23,000 एकड़ पे है और अलॉटमेंट है 75,000 एकड़ पे। तो ये तो गवर्नमेंट का किया हुआ है। 33,000 की जगह 75,000 एकड़ का अलॉटमेंट है। किसने किया है? ये गरीब लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं 30-30 साल पहले, आज तक डिलीवर नहीं हुआ। कहाँ है इदारे? नैब कहाँ है नैब? मुझे बताइए ना, ये तो ओपन एंड शट केस है। ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो फिर वो बैंकों की फाइनेंसिंग आई, फिर वो रुकी। उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस ये है कि आज वो सब लोन बंद हो गए हैं, सब लोन बंद हो गए हैं। पर उस प्रोसेस में 31,000 लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो गए थे। एंड यू विल बी हैप्पी टू हियर कि 99% लोन सर्व हो रहे हैं। एक केस जो हुआ था नस्ला टावर का, चीफ जस्टिस गुलजार ने उसको गिरा दिया। नस्ला टावर का प्लॉट ऑक्शन होने जा रहा है और वहाँ फिर दोबारा हाई राइज बनेगी बिल्डिंग और हम फिर उसका नाम नस्ला ही रखेंगे। क्या आपको मालूम है जब एक घर बनता है तो 40 घर चलते हैं? जी हाँ, मेरा इशारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब है, जिसके फुल कैपेसिटी से एक्टिव होने से सीमेंट, स्टील, मार्बल, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस समय 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का पहिया तेज़ी से घूमने लगता है। हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। कंसर्न की बात यह है कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शदीद डिक्लाइन या बदहाली का शिकार है। आबाद के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 40,000 रिहायशी प्रोजेक्ट्स रुक चुके हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से पर स्क्वायर फीट लागत 5,000 से बढ़ के 8,000, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डर्स और अलॉटीज़ के अरबों रुपए फ्रीज हो चुके हैं। हुकूमत को भी टैक्स रेवेन्यू में बहुत बड़ी कमी का सामना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर के इनएक्टिव होने की वजह और बहुत अहम वजह यह है कि इस वक्त फाइलर पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने पर तकरीबन 14% टैक्स और नॉन फाइलर पर 34% टैक्स है। और इस भारी टैक्स की वजह से बाज़ इलाकों और सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 80% तक कम हो चुकी हैं। ताहम इंकरेजिंग बात यह है कि IMF से कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट ने किसी प्रॉपर्टी की फर्स्ट सेल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया है, जो फाइलर से 3% और नॉन फाइलर से 5% ली जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर 3% एडवांस टैक्स से एग्जेम्पशन पहले ही दी जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर तकरीबन 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। अगर ये 80% पर भी काम करने लगे तो गवर्नमेंट की तकरीबन 2,000 अरब रुपए एडिशनल इनकम टैक्स बढ़ सकती है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जबकि इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता 40 इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ और नेशनल एक्सचेकर को रेवेन्यू में बेपनाह इजाफा हो सकता है। अगर SIFC की छतरी तले गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टिमुलेट करे, रियल एस्टेट सेक्टर को एनर्जाइज करे, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को, अमल को इसको आसान कर दे, तो रेमिटेंसेस का वॉल्यूम $45 बिलियन तक पहुंच सकता है। इन तमाम स्टेप्स के साथ अगर हुकूमत फाइनेंसिंग के लिए रियायती इंटरेस्ट पर कर्जे दे तो ये सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान, PTI की हुकूमत के दौरान इस सिलसिले में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था और अफसोस की बात यह है कि वो हुकूमत के जाते ही वो जैम कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर के चैलेंजेस और पोटेंशियल पर बात करेंगे और इसके लिए आज ऑन माई रेडार में मैंने दावत दी है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स, पाकिस्तान में बिल्डर्स और डेवलपर्स की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम, उसके चेयरमैन जनाब हसन बख्शी को। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि
एक ज़माना होता था कि ज़ाहिर है वो ज़माना न्यूज़पेपर्स का होता था कि पूरे पूरे अखबार भरे होते थे इश्तहारात से, पूरा पूरा फ्रंट पेज लिया हुआ होता था, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते थे, रौनक थी, हसल थी, बसल थी। ये सारी ऐसा लगता है कि गायब हो गई है। इस वक्त हमें कहीं पे किसी किस्म की बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नज़र नहीं आती। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही तज्ज़िया किया कामरान भाई। ये वो सेक्टर है, जब वो सेक्टर चलता है तो 72 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। ये वो सेक्टर है जिसमें वर्ल्ड बैंक कहता है कि 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये वो सेक्टर है जिसमें 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, और सिर्फ कराची जैसे सिटी में सिर्फ 2.2 मिलियन मकानों की या शॉर्टेज है या वो रिप्लेसेबल हैं। इस सेक्टर में ख़रीदार भी पाकिस्तानी, बनाने वाला भी पाकिस्तानी, मज़दूर भी पाकिस्तानी, जिस ज़मीन पे ये मकान, दुकान, फ्लैट बनता है सर ये भी पाकिस्तानी। सो ये सेक्टर क्यों नहीं चल रहा है ये सेक्टर? और जब आप देखते हैं हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, कच्ची आबादियाँ बन रही हैं, पोर्शन बन रहे हैं, बेहंगम ग्रोथ हो रही है, पर रेगुलेटेड बिज़नेस नहीं हो रहा है। क्योंकि सर रेगुलेटेड बिज़नेस को इतना मुश्किल और इतना एक्सपेंसिव बना दिया गया है, चाहे वो प्रोसेस ऑफ अप्रूवल हो, चाहे वो टैक्सेशन प्रोसेस हो। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि 38% टैक्स है अगर कोई नॉन फाइलर ज़मीन या मकान या दुकान ख़रीदता है। सर ये मेरा नॉन फाइलर पाकिस्तानी भाई नॉन फाइलर लंदन में जाके मेफेयर में ख़रीद सकता है, दुबई में जाके पाम में ख़रीद सकता है, अमेरिका में जाके मैनहट्टन में ख़रीद सकता है, पेरिस में जाके शैंज़ेलीज़े में ख़रीद सकता है। वो नहीं ख़रीद सकता तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ख़रीद सकता। हमारी एफबीआर को ये रिक्वेस्ट थी कि सर उनको ख़रीदने दें, और जैसे ही वो ख़रीदें उनको एक शुक्रिया का लेटर भेजें कि आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किए, आप हमसे अपना इंटीन नंबर या अपनी सोर्सेज शेयर कर दें, और नहीं है तो आप ले लें, ताकि लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, लोग आके इस शहर में, इस शहर से, इस मुल्क से पैसे बाहर नहीं ले जाएं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप ये कर रहे हैं कि जो आपका चले 50% बायर है वो पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में रजिस्टर्ड नहीं है, अभी एट द मोमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, और मगर वो इसका साइज़ इतना सिग्निफिकेंट है, इतना बड़ा है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो बहरहाल यहाँ पे वो टैक्स डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े शहरों में उसके लिए इस किस्म की पाबंदी नहीं है, और वो जाके वहाँ पर ज़ाहिर है जाता है और इन्वेस्ट कर लेता है, तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हिस्सा है वो वहाँ चला जाता है। आप लोग कहते हैं कि ठीक है, जो डॉक्यूमेंट जिसको करना है वो इदारा उसको डॉक्यूमेंट करे, जिस तरह से हो सकता है वो करे, लेकिन इस एवेन्यू को या किसी भी एवेन्यू को रोके नहीं है, लेकिन जब वो उसमें आ जाए तो फिर उसके साथ उस प्रोसेस को आप शुरू करें और उसके लिए आप उसके साथ मिल के काम करेंगे। जी, हम यही मिसाल देते हैं कि दुनिया का कंप्लायंट तरीन मुल्क, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को नहीं रोका जाता। येस, वंस यू हैव मेड द इन्वेस्टमेंट, फिर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ से आई है, आप इसका बता दें। हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को ही रोक रहे हैं, तो नतीजा क्या हो रहा है? लोग गोल्ड में पैसे डाल रहे हैं, लोग सर डॉलर में पैसे डाल रहे हैं, कामरान भाई, लोग बाहर पैसे भेज रहे हैं। सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, इसको नहीं जाने दें, और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। रीजन में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे 4%, 5% टैक्स है। कैसे हो सकता है कि हम 16% लें, हम 38% लें? मतलब डज इट मेक सेंस? बाहर रीजन में टाइटल गारंटीड है, टाइटल गारंटीड है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई उंगली नहीं रख सकता, डिजिटलाइज्ड है। यहाँ तो एक परेशानी है। कैफियत ये है इस वक्त, जो कारोबार करने वाले हैं, दोज हु आर बॉर्न, ब्रॉट अप एंड हैव बीन मेड हियर, यहीं पैसे उन्होंने बनाए, वो आज इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं। तभी तो देखिए ना, कोई नई फैक्ट्री नहीं लग और रही। ये एक वो मुल्क है जहाँ पर के बहुत कम मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर नए घर ख़रीदने वाले के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है उस तरह से, या ये कि हमारी कल्चर उस तरह का नहीं है कि लोग बोरो करें, मॉर्टगेज करें और उसके बाद वो सारा सिलसिला हो, जो दुनिया भर में जो तरीक़ा है उस तरीके से हो। और ये जब ये प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें तो बड़ा एक मैसिव इनिशिएटिव लिया था इमरान खान साहब ने, जहाँ जो कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से वो तो हर वीक एक मीटिंग भी लेते थे। वो प्रोसेस एक बहुत बहुत भरपूर तरीके से शुरू हुआ था। उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस ये है कि आज वो सब लोन बंद हो गए हैं, पर उस प्रोसेस में 31,000 लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो गए थे। एंड यू विल बी हैप्पी टू हियर कि 99% लोन सर्व हो रहे हैं।
यानी कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं है, 1% उसमें डिफ़ॉल्ट या पेंडेंसी है। सो ये सक्सेस स्टोरी थी और वो लोन उनको दिए जा रहे थे जो एक आम पाकिस्तानी था जो पहली बार अपनी मकान ख़रीद रहा था इस मुल्क में। वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से सर जोड़ रहा था और उनको 5%, 7% और 9% पे फाइनेंस मिल रहा था। हमने एक प्रपोज़ल बहुत अच्छा दिया। हमने कहा कि एफबीआर ने हमें कहा कि नहीं जी सोर्सेज और ये वो, हमने कहा कि दुनिया में ये होता है कि जो पहला मकान लेता है ना 10% पेमेंट करता है, 90% फाइनेंसिंग होती है जितना उस मकान का किराया है। आप यहाँ भी कर दें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, आप सब पूछ लें ये कर दें। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप कहते हैं 100% पे ही लेगा वो आदमी, तो फिर आप थोड़ी सी उसको समझें। वो आदमी क्या करता है, किसी रिश्तेदार से उधार मांगता है, कोई बाप का इनहेरिटेंस होता है, बेग बोरो एंड स्टील। जी जी जी। तो फिर आप थोड़ी सी आइज क्लोज करें, या तो दुनिया का एग्जाम्पल उठा लें, वो भी आपने नहीं उठाना है, यहाँ वाले को भी जिंदा नहीं रहने देना है। तो लोग कामरान भाई कच्ची आबादियों में उनमें जाके रह रहे हैं जहाँ पर जो बिल्डिंगें 40 गज पे 8 माले की बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर ना सरिया डल रहा है, ना कोई प्रॉपर सुपरविजन हो रहा है, ना कोई सीमेंट की क्योरिंग हो रही है। वी आर प्लेइंग विद द लाइफ्स ऑफ द पीपल। ये सिर्फ कराची नहीं है। अब देखें ना कराची के अंदर तो हशर नशर है क्योंकि ज़ाहिर डिमांड इतनी बड़ी है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों का शहर है और हर रोज़ डिमांड में इंक्रीज़ होती है। कहीं पे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो आदमी या ख़ानदान कहाँ से कोई घर लेगा, कहाँ से वो बनाएगा, क्योंकि फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये समझती है कि आप 100% पैसे लाएं और घर बनाएं या ख़रीदें या इस तरह से कुछ करें। तो एक टिकिंग बॉम्ब है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो ऐसा वेब फंस गए हैं लोग ना। देखिए इतनी बड़ी डिमांड और फिर प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, तो क्या वजह है? 2 ही वजह है ना सर, कि ख़रीदार के पास वो ताकत नहीं है या जो बनाने वाला है उसकी ये हिम्मत नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं बनाऊं और बिके नहीं और मैं जो मेरे पास लिक्विडिटी है वो भी फंस जाए। ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है और इसमें मैं समझता हूँ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने, एफबीआर ने, अगर ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं कोई ढूंढेंगे सो होगा क्या कामरान भाई? ये जो बात, आज स्टील सेक्टर बैंकरप्सी पे है जी। आज सीमेंट सेक्टर अगर एक्सपोर्ट नहीं होना तो उनको बहुत परेशानी पे है। जिन जिन लोगों ने इमरान खान के दौर को देखा कि हाउसिंग बड़ी चलेगी, बहुत प्रायोरिटी है, सब ने अपनी इंडस्ट्री अपनी एक्सपेंशन कर दिया। अब डबल फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, एक फैक्ट्री 40% पे चल नहीं रही। एवरेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे जो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 30 to 40% है। जैसे आपने कहा कि अगर ये 80% पे हम ले आते हैं सो आपकी 2 ट्रिलियन का रेवेन्यू बढ़ जाता है। सो हम अच्छा, फिर आम आदमी को घर मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसमें मुझे नहीं समझ आता। और ये घर बेच के कोई भाग भी नहीं सकता। ये घर बेच के, ये अगर एफबीआर ने थोड़ी सी अपनी रिजिडिटी कम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। आप बार बार एफबीआर, ये इतना टैक्स सेंट्रिक मामला है कि सबसे पहले जिस चीज़ की बात कर रहे हैं और आखिर में बात कर रहे हैं वो टैक्स की बात है। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि लिक्विडिटी अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, लेकिन वो पैसा निकल नहीं रहा घरों से और किसी को घर ख़रीदने के लिए, किसी को मकान ख़रीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा और अल्टीमेटली क्योंकि ये यहाँ पे ये सख्ती, ये पैसा निकल जाता है और बाहर जाके कहीं इस्तेमाल होता है। जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि आप अगर हमारे पाकिस्तानियों से 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 25-25 नोटिस भेजेंगे, रोज़ अफसर बुला के 2 घंटे बिठाएगा, ऐसा नहीं चल सकेगा। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अभी मोबाइल के बाद तो एक ग्लोबल विलेज हो गया है। मगर दुनिया में ये तो नहीं होता ना कि आप कैश ले जाके 5 करोड़ का या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का फ्लैट या घर ले लें। ये भी तो दुनिया में कभी नहीं होता ना। मतलब ज़ाहिर है दुनिया की किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल आपने सही कहा। पर अगर पिछले साल का रिकॉर्ड है ना, एफबीआर अपनी डेटा माइनिंग करे ना कि किसने किया ये। आप अगर उन्होंने एक रिकॉर्ड मुझसे शेयर किया कि 16 लाख ट्रांजैक्शन हुई है और उसमें 50,000 ट्रांजैक्शन 5 करोड़ या इससे ऊपर हुई है। सो हमने कहा कि आप उस 50,000 की डेटा माइनिंग करें, इसमें कौन लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। आप अपना काम करते नहीं और पूरी इंडस्ट्री को रोक दो। अब इससे पहले आप सरप्राइज़ होंगे कि एक कानून एफबीआर लाने वाली थी, वो तो अल्लाह का करम हुआ कि
हम सब की मुत्तफ़िका कोशिश से हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदेगा फाइलर वो होगा जिसकी सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज होगी, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज वो होगी जिसके पास कैश एंड कैशेबल होगा, और वो होगा जिसने पिछले साल रिटर्न फाइल किया। तो मैंने कहा सर 25 साल लग गए फाइलर नॉन फाइलर की इस्तिलाह को समझने में, अब आप ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आप पहले ही कहते हैं कि हमने काम नहीं करना है। ये फिर प्राइम मिनिस्टर से हमने अप्रोच किया एंड प्राइम मिनिस्टर ने लकीली उनको कहा कि नहीं इतना मुश्किल नहीं करें, ये पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, ये कोई खुदा ना खास्ता हिंदुस्तानी आगे थोड़ी ले रहे हैं। लेकिन वो आपको पता है ना कि हम एक IMF प्रोग्राम के तहत है। IMF इस किस्म की चीज़ों को एक एमनेस्टी समझता है कि आपके मुल्क ने 5 बार एमनेस्टी दी है हालिया चंद सालों के अंदर। तो ये जो बेचारा टैक्स पेयर है, जो टैक्स देने वाला है, जो कि 10% या 14% या 12% है टोटल, तो उसका क्या कसूर है कि अगर आप बग़ैर टैक्स दिए, बग़ैर टैक्स निज़ाम में आए हुए, बग़ैर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बने हुए, अगर आपको हर इस बात की सहूलत हासिल है कि आप उसके बग़ैर यू कैन लिव, यू कैन डू बिज़नेस, यू कैन बाय हाउस, यू कैन डू एवरीथिंग, तो फिर तो मुल्क का निज़ाम तो ढह जाएगा। वो ये तो IMF ने रोका हुआ है इस चीज़ को। कामरान भाई हम ये कह नहीं रहे, देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी गाड़ी ख़रीदता है ना, अब 236C का एक टैक्स है और K का उसी वक्त जो मिनटों में आ जाता है सिस्टम पे, आप उसको आने तो दो ना सर, किसी को आने दो तो लोगे। आप बोलोगे आना ही नहीं है, एक हाईवे है और एक कच्चे का रास्ता है, आप बोलो हाईवे पे आप अगर कोई चढ़ेगा तो टोल टैक्स लेंगे ना आप उसको बोल रहे कच्चे से निकल जाओ, आगे टोल टैक्स है, या पहले आने तो दें। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल देम कि प्लीज़ लेट देम कम। आपके पास कोई आएगा तो आप पूछेंगे ना। आज क्या हो रहा है सर, कोई नहीं आ रहा ना, तो क्या टैक्स कलेक्शन, IMF बोलता है सर टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ, टैक्स बेस बढ़ाओ। IMF कहीं नहीं बोलता कि टैक्स रेट बढ़ाओ सर। IMF को अगर ये जाके प्रेजेंटेशन दें कि सर हम जैसे ही रजिस्ट्री होगी प्रॉपर्टी की, हम उसको 24 आवर में एक लेटर भेजेंगे और उससे पूछेंगे कि अपनी, तो IMF क्यों मना करेगा सर? लेकिन आपको पता है ना कि अगर 24 आवर में लेटर भेजेंगे, अपनी सोर्स बताओ, अपना सब कुछ करो, तो फिर वो भाग जाएगा ना, वो फिर वो नहीं करेगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार एक बार उससे लेने दो, उसके बाद फिर उससे जाके बात करो, यार अच्छा बताओ क्या लोगे क्या दोगे, कुछ करके, और फिर उसको फिर आप रेगुलेट कर दो। सर मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम में तो आएगा ना सर। आज क्या हो रहा है सर कामरान भाई, आप देखो ना, एक्चुअल लोग आ ही नहीं रहे। जो आए हैं ना, अगर आप उनको बोलें कि आप इतने मतलब आप सिस्टम से निकलने को तैयार हैं या रहने को, तो बोलेंगे बेटर हम भी निकल जाएं। सो इसीलिए हम समझते हैं, देखें मैं समझता हूँ जो भी IMF से बात करते हैं उनको ये क्लैरिटी पिक्चर दिखानी चाहिए। और मुझे ये अंडरस्टैंडिंग वाकई नहीं है कि IMF क्यों नहीं मानेगा कि अगर आपके पास वो बंदा रजिस्टर हो जाए at the time of registry immediately, तो why would IMF not agree to it? But you need to plead the case in a way कि you need to make them understand. देखिए पहला इसका हल तो यह है कि लोग टैक्स नेट में जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं, डिक्लेयर करें। बहुत सारे लोगों ने बराए नाम ही डिक्लेयर कर दिया है। चलें उंगली कटा के शहीदों में होने की तो कोशिश करें, लेकिन ये इस बात की ज़िद या इस बात की अय्याशी कि हम अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराएंगे और फिर आप उनका केस प्लीड करेंगे कि आप उनको आने दें, तो ये तो फिर मुल्क तो नहीं चल पाएगा। कामरान भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको रजिस्टर नहीं करो, हम कह रहे हैं थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस कर दो बस। आप भी दुकान अगर लेके कहीं बैठते हैं कोई शोरूम, तो कस्टमर को आने देते हैं ना अंदर, या बाहर से ही बोलते हैं कि अंदर ही नहीं आना है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज़ जस्ट कॉमन सेंस कि लेट द कस्टमर बी इन। सर आएगा तो कहाँ से जाएगा सर, कुछ ना कुछ दिखाएगा ना, कुछ ना कुछ टैक्स भरेगा और विल बी पार्ट ऑफ द इकॉनमी। तो ये जो फाइनेंसिंग वाली जो कैफियत है जो सारी दुनिया में होता है, कोई भी अपने पैसों से पूरे किसी के पास नहीं होते घर बनाए, वो एक बेचारा डाउन पेमेंट करके करता है, फिर उसकी फाइनेंसिंग हुई हुई होती है, वो फिर उसके लिहाज से वो सारा चलता है। वो जो दुनिया का तरीक़ाकार है, पाकिस्तान में ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो फिर वो बैंकों की फाइनेंसिंग आई, वो सारी चीज़ें फिर वो रुकी। अब उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है? नहीं जी, वो कोई फाइनेंसिंग सब्सिडाइज अवेलेबल नहीं है, सब विंडोज़ क्लोज हैं। और अगर सिर्फ वो भी कर दिया जाए ना कि आपने पहले होम बायर से 10% डाउन पेमेंट ले लें, सब NTN पूछने सब देने को तैयार हैं, और 90% उनकी फाइनेंसिंग कर दें। वो रहते रहते जितना उस मकान या फ्लैट का किराया है उतने की इंस्टॉलमेंट बांध लें, कुछ गवर्नमेंट चिप इन कर लें, उनको सब्सिडाइज करने। हालांकि ये तो एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान का,
और बैंकों का कहना था कि फोरक्लोजर लॉज जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हम फाइनेंस कर दें, वो अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो हम उसको प्रॉपर्टी टेक ओवर्स नहीं कर सकते, ये फोरक्लोजर लॉज नहीं, वो भी रिजॉल्व हुआ था काफ़ी हद तक। जी। तो अब क्या स्टेटस है? सर देखिए, गवर्नमेंट की कामरान भाई होती है प्रायोरिटीज़। मैंने आपको कहा 31,000 लोन में 99% सर्विस हो रहा है। तो सर कहाँ ये ऐसा रेट है? मुझे बताइए ना, ये ऐसा रेट कहीं है? आप आम हमें नहीं दें, इंडस्ट्रियल्स देखें बड़े से बड़े, हाँ। आप देखिए ना, आप सारे सेक्टर उठा लेना, आप कहाँ कहीं इतनी जगह 99% है रिकवरी नहीं है। सो हम क्यों एक आम पाकिस्तानी को एम्पावर नहीं करते कि वो अपना घर ले? वो अगर आप देखें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करेंगे तो लोग इस मुल्क से जुड़ेंगे। कामरान भाई, उनको एहसास होगा इस मुल्क के दुख और दर्द का। अगर आप उनको बसों के छत पे लटकाते हुए भेजेंगे, अगर आप उनको कच्ची आबादियों में रखेंगे, तो देखिए फिर तो लोग पीने का पानी नहीं देंगे, पीने के पानी नहीं देंगे, बच्चों को स्कूल नहीं देंगे, तो लोगों को तकलीफ तो होगी ना कहीं निकलेगी फिर वो। सो ये मैं ये समझता हूँ कि ये किसी गवर्नमेंट का इवन आप जो कह रहे हैं, आपका केस ये मुझे जो लग रहा है, जो समझ में भी आ रहा है कि एक तरफ तो जो दुनिया का ट्रेडिशनल तरीका है फाइनेंसिंग की, वो अवेलेबल नहीं है, वो उस तरह से वो होती नहीं है कि मॉर्टगेज पेमेंट्स और ये सारा जो जिस तरह से दुनिया का काम चलता है। दूसरी जानिब ये वो पाकिस्तानी है 70% 80% जो कि बेचारे आम पाकिस्तानी हैं कि अगर ये रास्ता खुले तो वो मेहनत करें, हर महीने एक किस्त दें और अपना 10 साल में 20 साल के अंदर वो उसके मालिक बन जाए। दूसरा, जिनके हाथ में पैसा है उसको गवर्नमेंट जो है वो एंट्री नहीं दे रही है, तो वो क्या करता है, वो पैसा बाहर भेजता है, फिर वहाँ जाके घर ले लेता है। बिल्कुल ऐसे ही तो रुक गया, जाम हो गया। जैसे आपने कहा ना, मैं बोलता हूँ फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आम पाकिस्तानियों को आप फाइनेंस कर दें, क्योंकि 80-85% जो डिमांड है ना, वो दरमियाने और उससे नीचे तबके के लोगों की है, उनकी, और वही बेसिक डिमांड है। कामरान भाई, अगर आपने उनको एम्पावर कर दिया, यकीन माने आप 24 नहीं 36 घंटे काम करेंगे तो भी काम कम नहीं है। आपकी मिले 100% कैपेसिटी में चलेगी तो भी, और कुछ भी नहीं है सर। अगर 1 करोड़ रुपए का लोन देते हैं, 4% आप सब्सिडाइज करेंगे तो साल के 4 लाख रुपए हो गए एक आदमी के। आप मगर वो भी आपको पता है ना कि गवर्नमेंट के पास तो अपने कर्ज देने के पैसे नहीं है, वो अपनी रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो वो सब्सिडाइज कहाँ से करेंगे? वो भी तो उसमें भी IMF है, दूसरी चीज़ है। और दूसरी चीज़ IMF और नो IMF, हुकूमत कहाँ से सब्सिडाइज करेगी? हुकूमत के पास कहाँ तो से आएगा? देखिए, जब ये सेल बढ़ेगी ना इन कंस्ट्रक्शन एलाइड इंडस्ट्री की, तो 2 ट्रिलियन आपके पास जमा भी होगा ना। उसमें से कुछ अगर आपने 2 अरब नहीं 200 अरब दे भी दिया तो 1800 अरब तो फिर आप प्लस हैं। देखिए, ये तो आप हम कारोबार करते हैं, हम सोचते हैं ना यार, ये दो तो ये मिलेगा। सो इसमें दे आर नॉट गोइंग टू गिव इवन 1 रुपीज़ फ्रॉम द पॉकेट। 1 रुपये नहीं देंगे, इनको पैसे उल्टे मिलेंगे। पर ये कुछ करें, कोई पॉलिसी बनाएं, कोई हिम्मत करें, कोई दूसरे काम करें। देखिए, चैरिटी में हम 500 बिलियन। मगर ये बताएं ना, एक तरफ अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जो आपकी अपनी कम्युनिटी है, बिल्डर कम्युनिटी, और ये जो जिस किस्म की प्रोडक्ट आप लोग बनाते रहे हैं, जिस तरीके की सिस्टम का आप हिस्सा बनते रहे हैं, जिस तरह से जो चीज़ें आपने डिलीवर की हैं, जो ये पोर्शंस बन रहे थे, ये जो यू नो के व्हाट नॉट, और जो आपकी परमिशंस हैं उसको वायलेट कर रहे हैं, बाय लॉज वायलेट कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। जो आपको परमिशन मिली, जहां आपको मिला, आपने शहर को जंगल बना दिया, इलीगल बिल्डिंग्स का जंगल बना दिया। आप लोग खुद भी तो कितने बड़े इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, आपने जो बात कही ना पोर्शन को, तो हम हमेशा उसका अपोज करते हैं। बाकी अगर आपने जो कहा कि बिल्डिंग की क्वालिटी, अच्छी बिल्डिंगें भी बन रही हैं कामरान भाई, नहीं ये मतलब नहीं है कि 100 की 100 वो है, मगर ये हाँ, जो आपने कहा कि बिल्डिंग बायलॉज को हम वायलेट कर रहे हैं, यकीनन कुछ लोग कर रहे हैं, तभी हमने इनको कहा, सिंध गवर्नमेंट को लिख के दिया है कि आप प्राइवेट सेक्टर का बेस्ट आदमी लाके बिल्डिंग कंट्रोल का हेड बना दें, जो तमाम लोगों को कानून से बिल्डिंग बनाने की हेल्प करे और पैसे का अंडर द टेबल काम ख़त्म हो। देखिए, द मोमेंट अगर मैं अप्रूवल पे 5 करोड़ रुपए दूंगा या 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो उस दिन से मेरे दिमाग में होगा कि भाई तो सिस्टम से तो मैं चल सकता हूँ। सो हमें देखें, होलिस्टिकली देखना है। गलतियाँ हमारे एंड पे, गलतियाँ हुकूमत के एंड पे भी है, बट आज लाइन ड्रॉ कर लें, आज लाइन ड्रॉ करें।
कल के लिए आगे बढ़े मिल के साथ, बाय द लॉ चले ना। बाय द लॉ, और वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इम्पार्शियली होना चाहिए, बात है। इम्पार्शियली होना चाहिए। देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के मुल्कों से बड़ा है, इसमें कितनी तो अथॉरिटीज़ हैं, हमें भी नहीं समझ आता। कहीं एमडी है, कहीं एलडी है, कहीं केडी है, कहीं मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, मल्टीपल ओनरशिप है इस शहर की, किसी को कुछ पता है? हाँ, जो चीज़ आप नॉर्मल इलाके में नहीं कर सकते वो आप कैंट में कर हाँ, सकते हैं। हाई राइज दर हाई राइज बनती है, वही चीज़ उस रोड के दूसरी तरफ नहीं बन सकती। मकसद ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, इस शहर की कोई म्यूनसिपैलिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बेसिकली ये कि जब आप शहर कराची की बात कर रहे हैं तो इसकी कोई ओनरशिप नहीं है। इसका मतलब ये कि जब रोड के इस तरफ जो चाहें आप बना लें और रोड के इस तरफ कुछ नहीं बना सकते, तो इसके साथ ही एक स्टेटमेंट है कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हाई टाइम अब हमें सबको इस पर सोचना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि इस तरह नहीं चल सकेगा इतना बड़ा शहर। अब सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 335 ये मिलियन। बताइए कि अब ये बात हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं, कोई ऐसा पहलू है जिसमें बेहतरी नज़र आई हो? देखिए इस वक्त तो बहुत 2 साल से कामरान भाई चैलेंजिंग हालात हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक चुके हैं, नॉट ओनली इन कराची, थ्रू आउट पाकिस्तान। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी, लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये में माल बेचा हुआ था, 3,000 कॉस्ट आती थी, 1,000 ज़मीन की, 1,000 नफ़ा। अब वो कॉस्ट बढ़ गई 8,000 रुपये। वो जो कस्टमर है वो पैसे दे नहीं सकता एस्केलेशन के, वो बोलता है पैसे वापस दे, जो पैसे आए वो प्रोजेक्ट में लग गए, तो स्टेलमेट की हालत है। जब लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा आएगा, चाहे वो डेवलपमेंट से हो, गवर्नमेंट, मतलब पैसा मार्केट में है नहीं, देखिए जब पैसा आएगा तो एक्टिविटी जनरेट होगी। अभी देखिए गाड़ियों की सेल बढ़ गई 50%, क्यों बढ़ गई? क्योंकि उस पर फाइनेंसिंग अलाउ कर दी। जी, फाइनेंसिंग बीच में रोकी हुई थी गाड़ी। फाइनेंसिंग तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में एंटर कर गया है अब ये सेक्टर। सो कहने का मकसद है, आपने जो बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की ना, कि आपको, हम कहते हैं हम दुनिया के कंप्लाइंट मुल्कों के साथ चलने को तैयार हैं, फिर दुनिया की वो फैसिलिटीज़ जो फाइनेंसिंग की हैं वो भी अवेलेबल कर दें। यकीन माने फिर 10 लाख अगर 10% देगा, सब 10% दिखा सकते हैं। जब मैं 10% के ऊपर पेपर तो लेता हूँ तो मुझे अपने किसी रिश्तेदार से उधार लेनी पड़ती है। FBR बोलती है चेक से उधार लो। कौन बोलता है कि तो मैं तुमको उधार दे के हेल्प कर रहा हूँ और तुम अच्छा, वो मानेगा नहीं कि मैंने जो है ये किसी रिश्तेदार से बोरो किया है, वो उसको भी पकड़ेगा। जी हाँ, वो बोलेगा चल, तो कौन किसी को उधार देते हुए भी डरता है सर। सो हमें सर ये मुल्क है, ये मुल्क चलाना है, इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। मैं SIFC से भी मिला था, जनरल सरफराज से, और मैंने कहा कि आप अब इस इंडस्ट्री को अपनी अम्ब्रेला के अंडर लें, और हमने एक और भी बहुत उनको अच्छा तजवीज़ दी। हमने कहा कि लेकिन ये कि वैसे तो आर्मी का बड़ा रोल है ना, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, और इसमें तो सबसे बड़ा जो वो तो आर्मी खुद है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जी, ये तो दूसरे तो कंपनीज बाद में आती हैं। जी बिल्कुल सही है, पर देखें आपकी बात सही, पर हम गए थे उनके पास और हमने उनको एक और प्रपोजल दिया, सिंध गवर्नमेंट को भी दिया, विच दे आर रिसेप्टिव। हमने कहा कि आबाद को आप 10,000 एकड़ ज़मीन अलॉट करें, हम अपना एक सैटेलाइट टाउन बनाते हैं जहां हमें वर्ल्ड क्लास आपको हम देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान एक साथ पे कम कीमत पे प्लॉट देंगे, और सिर्फ उसको देंगे जो बनाना चाहता हो। टाइटल भी हमारे पास क्लियर होगा, उसका फ्री ज़मीन नहीं चाहिए, जो रेट है आप उस पर दे दें, और उसकी अप्रूवल अथॉरिटी भी हमें दे दें। हम आपको एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं जो हमारे लोग वैसे ही 4 यहाँ पे कंट्रोल्स चल रहे हैं, आप 5वां मांग रहे थे कि एक ये तो एक नई आप बात कर रहे थे ना, कि इस पूरे निज़ाम से बाहर आपको एक निज़ाम दे दें, मास्टर प्लान आप बनाएं, अप्रूवल्स आप दें, सारी चीज़ आप करें। कामरान भाई, क्योंकि देखें हो नहीं रहा इस निज़ाम में ना, देखें बग़ैर सिस्टम को साथ मिलाए हुए, बग़ैर पैसे दिए हुए नहीं काम हो रहा। लड़के, नौजवान पढ़े लिखे लड़के नहीं काम करना चाहते, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, दे आर नॉट रेडी टू वर्क। सो वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू कम, सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी। और वो लड़का जो NED से ग्रेजुएट कर रहा है, वो आज 10 करोड़ का कहाँ से प्लॉट लेगा? तो आबाद ये कहता है कि हम डेवलप करते हैं, हम उसको 25% पे देते हैं प्लॉट, बाकी बनाते हुए दे जाए। ये आपकी आबाद जो है, ये इज़ जस्ट कराची या पूरे पाकिस्तान को? आबाद इस्टेब्लिश्ड इन 1972 और ये पूरी पाकिस्तान बेस्ड है। ठीक है, तो अगर पंजाब में इस वक्त 10 लाख फाइल्स घूम रही हैं और जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज ने दी हुई हैं,
और वो कोई ज़मीन नहीं है या कुछ नहीं, क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, सिंध में आबाद की मेंबरशिप मैंडेटरी है। अगर आप पब्लिक सेल प्रोजेक्ट करते हैं तो आबाद की मेंबरशिप ज़रूरी है। तीन से ज़्यादा फ्लैट होंगे। सो वो एक अम्ब्रेला है जिससे आप आइडेंटिफाई भी होते हैं, डेटा भी मौजूद है। ठीक है। पंजाब में ये कानून नहीं है। यस, पंजाब में हमने शिकायतें सुनी हैं कि बहुत फ़ाइल का बिज़नेस है, और ये फ़ाइल का बिज़नेस जो है ना, ये हमारी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो मिनिस्टर साहब और उनके दीगर अहबाब कहते हैं ये फ़ाइल में पैसे जाके ऐसे ही डंप हो जाते हैं। और उनकी बात अपनी जगह सही है, बट जहाँ वर्टिकल बिल्डिंग बन रही है, 1-2 हज़ार गज की बिल्डिंग बनती है कामरान भाई, उस पर 2.5 बिलियन रुपए का मटेरियल खरीदना मगर पड़ता ये है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो 2/3 इकोनॉमी है, वहाँ वर्टिकल बिल्डिंग्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। अभी थोड़ा बहुत शुरू हुआ था इमरान खान के दौर में, जब उन्होंने रिलैक्स किए FIRs, और बट बेचारों ने, वो बोलते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ के फिर इकॉनमी बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई। तो आज वो लोग शायद हमसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कराची वालों को एक तजुर्बा था कि ये हाई राइज की कॉस्ट कैसे आती है, इसका ख़रीदार कौन होगा, कैसे होगा। उनको तजुर्बा नहीं, किसी ने 30 माले की ले लिया, किसी ने 40 माले की ले लिया, परमिशन ले ली। हाँ, बनी तो नहीं, जाहिर है। नहीं, फाउंडेशन डल गई, किसी की 2 माले पे रुक गई। अच्छा, ये पूरा एक क्राइसिस वहाँ पे बना हुआ है। जी, यहाँ से ज़्यादा वहाँ क्राइसिस है। राइट। क्योंकि देखे ना, वहाँ पर लोगों को तजुर्बा नहीं था। ठीक है। सो उनका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो गया उनका, और यहाँ कराची वाले ये सोच के कर रहे थे कि भाई उतना ही करें जितना निपट सकें। उसमें भी 25-30-40% लोग आज फंसे हुए हैं, स्पेशली इन ऑन आउटस्कर्ट्स, जैसे सुपर हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, जहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट माल बिका था। शहर में चूँकि माल ही बिका था 10-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट, तो वो बन के डिलीवर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, ये कितना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कितना कैपिटल जो है वो स्टक है, वो फ्रोज़न है, वो फंसा हुआ है, वो हज़ारों वजूहात की बिना पर। ये पाकिस्तान का कैपिटल है ना, जो कि कुछ नहीं है, बस ठीक है, 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, मगर आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट dozens if not hundreds of billions of rupees. Sir, I think we are talking about trillions of rupees, not only those stuck-up projects, but sir, plots and projects जो कोटों में भी फंसे हुए हैं ना सर, वो भी ट्रिलियंस ऑफ रुपए इकॉनमी के जाम हैं। इसमें भी हमने उनसे गुजारिश की है कि एक स्पेशल बेंच बना दें। सिर्फ गुजारिश ये है कि फ़ैसला कर दें, 25-25 साल ना लें। देखें, ये आपके हक़ में कर दें ना, जो आप सही समझते हैं। मेरिट पे फ़ैसला मांगना तो हमारा राइट है ना। अगर देखें 25 साल में 40 साल में फैसले होंगे, ये जो स्टे ऑर्डर्स में फंसे हुए हैं, और मैंने तो मतलब अनबिलीवेबल सिचुएशन देखी है कि बेचारे का केस चला 8 साल 10 साल, फिर वो जज साहब ने बहरहाल फैसला लिखा, अभी उन्होंने फैसला अनाउंस नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो पूरा केस वापस। जी ऐसा ही है, और बेहिसाब मिसालें मौजूद हैं। तो मुझे बताइए ना कि ये इसमें तो आबाद कुछ नहीं मांग रहा ना, इसमें तो आबाद कह रहा है खुदारा फैसला कर दें एक स्पेशल बेंच बना के। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों अरब पाकिस्तानी रुपयों का, पाकिस्तानियों का सासा फंसा हुआ है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, और किसी को इसकी परवाह नहीं है एक तरह से। और दूसरी बात है, इसको देखा देखी दूसरे पैसे भी नहीं लगा रहे हैं। वो बोलते हैं इनका तो हाल देखो क्या हुआ है। देखिए कामरान भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना, यकीन माने इस वजह से ये ऐसे मसाइल हैं कि मैं समझता हूँ कि जो भी अरबाब इख्तियार है उनको तो बुला के बोलना चाहिए कि यार ये सही कह रहे हैं। टैक्स के मैटर्स फंसे हुए हैं सालों साल, डिसाइड करें कोर्ट में। अगर मेरे पे निकलता है ले लें मुझसे, नहीं निकलता तो मेरी जान छोड़ें, मुझे काम करने दें। इसी तरह लैंड के लिटिगेशंस हैं। देखिए अनफॉर्चुनेट इस मुल्क जिन पे स्टे ऑर्डर है जी, स्टे ऑर्डर एक सीधा होता है, बेस्ट वकील वो होता है जो कि आपको एक स्टे ऑर्डर लेके देता है, वो एक हेयरिंग के अंदर वो आपको लेके देता है, उसका काम ही होता है सिर्फ स्टे लेके देना। ठीक है, और फिर वो इतना चलता है। अभी लैंड ग्रैबिंग की क्या इश्यूज़ हैं, यही है ना कि आपका प्लॉट कब्जा किया, कागजात चेंज किए, आप जाएंगे कोर्ट में तो 40 साल लगेंगे रिट्रीवल को। आप मजबूर हैं उससे बात करने के लिए, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि आप बाहर बैठ के मीडिएशन करें कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। सो देखिए ये सब चीज़ें ना ये नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही हैं, और इसमें तो कुछ भी नहीं करना।
कामरान भाई, इसमें हमारे अरबाब इख्तियार को, चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये बात तो मुनासिब है, आप स्पेशल बेंच बना के जो फैसला देना है दे दें, मेहरबानी करके दे दें, ताकि लोग। अच्छा, ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है जी ना? जी, ये खाली कराची का नहीं, ये नहीं ऑल है, अक्रॉस पाकिस्तान है, ये जाहिर। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है। और ये वो केसेस हैं जो कि 2 साल 4 साल नहीं, 20 साल 30 साल से फंसे और हुए हैं। ये जो आपने कहा ना फोर क्लोजर में, बैंक भी जो कहते हैं कि हम भी जाके कोर्टों में फंस जाते हैं। सो देखिए, हमें अच्छे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और ये तो लीगल हेल्प है जो किसी भी वो सॉवरेन कंट्री ने अपने सिटीज़न की करनी है, कि उसको इंसाफ की फराहमी जल्द और सस्ती हो। इसमें क्योंकि ये जितने मसले हैं, अगर सिर्फ एक इदारा उसको हल कर सकता है तो वो तो कोर्ट्स में है। जी, कि अगर जी। ये कोर्ट्स में चले जाए ये तमाम चीज़ें, और वहाँ पे इंसाफ हो जाए, स्पीडी इंसाफ हो जाए, स्पीडी कोई इंसाफ। मिल जाए, तो ये मसले हल हो जाएंगे। और पाकिस्तान की शायद किस्मत बदल जाए कि ये जो कोर्ट्स में केसेस फंसे हुए हैं, ये जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए। और कामरान भाई, इसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। देखिए, जब ये फैसले होंगे ना, तो क्रिमिनल डरेगा काम करने से। वो बोलेगा यार 3 महीने से ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा ये मैं कब्ज़ा कर रहा हूँ, 2 नंबरी कर रहा हूँ, किसी से बदमाश टेक ले रहा हूँ। आधे तो 2 नंबर केसेस हैं इसमें। ये जो केसेस पेंडिंग हैं, उनके नज़दीक तो कोर्ट जो है वो एक वेपन होता है जी, इस क्राइम वो का। बिल्कुल, वो उनकी कोर्ट में जाना तो उनके लिए बेहतरीन है, हाँ। क्योंकि टाइम है सर, टाइम है, पैसे। राइट। सो ये तो मैं ये समझता हूँ कि आप इतने बड़े सीनियर आदमी हैं, आपका इतना वो चैनल है एक्टिव, ये तो हमने हर उस पर बोलना चाहिए कि भाई डिस्पोजल कर दें। इसमें तो किसी का कोई वो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंसाफ मिलेगा, जल्द मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो पाकिस्तान में यकीन माने इकॉनमी भी चलेगी, क्राइम रेट भी नीचे आएगा, और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल देखिए, होगा। फाइनेंसिंग है नहीं, जहाँ फाइनेंसिंग है या लिक्विडिटी अवेलेबल है उसके रास्ते बंद हैं। ट्रिलियंस के एसेट्स जो हैं वो कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट मशीनरी करप्ट टू द कोर है, रेगुलेटेड है नहीं। सबसे बड़े शहर में 5 ऑटोनमस गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, 4 कर रही है। उसके बाद भी कोई नाम है जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट्स कहते हैं, तो उसको तो जो बेस्ट दुनिया का मेडल है वो पहना देना मैं चाहिए। बोलता हूँ हार पहनाना चाहिए हमको, क्योंकि यार तुम इस हालात में भी काम कर रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। अगर हम ज़्यादा बात करें, बोले नहीं करो। एक्चुअल तो आज तो यही है ना कि नहीं करो वाली बात है ना। हाँ, ये जवाब मिलता, नहीं करें ना। हाँ, सो फिर हमें ऐसा लगता है कि वाकई वी आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्लेस समहाउ। अगर गवर्नमेंट इदारे हमारी हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे जायज़ बात पे, तो कामरान भाई हम किसके पास जाएं? डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं? हम इन्हीं के पास जाएंगे ना। हम अपनी आप बीती लेके प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाते हैं, हम जनरल सरफराज साहब के पास जाते हैं। हम किसके पास नहीं जाते कि सर हमें काम करना है, हम यही अच्छा, वो ये तो नहीं कहते कि कुछ नहीं होता, बोलते यही कहते हो कि ना हम अभी करते पर वो करते में हमारे बाल काले से पूरे सफ़ेद हो गए। तो ये क्या करें हम, मुझे बताइए ना। और जो नौजवान बच्चे हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सर, मेरे बच्चे दुबई में काम कर सकते हैं। मैं 4 बार आबाद का ऑफिस बेरर रहा हूँ, 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, 1 बार सीनियर वाइस चेयरमैन, 1 बार सिंध बलूचिस्तान का चेयरमैन। वो लंदन में कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना ग्रे एरिया है, यहाँ इतना ग्रे एरिया है कि अप्रूवल ही नहीं करा सकेंगे वो उनके 3 जूते घस जाएंगे, वो अप्रूवल नहीं कराए जाएंगे जब तक वो वहाँ का सिस्टम नहीं समझेंगे। और आप देखते हैं ना दुबई में कैसे अप्रूवल होता है, कोई किसी को जानता है? तो कोई नहीं जानता, ऑफ कोर्स। कंसल्टेंट जमा कर रहा था, ऑब्जेक्शन ऑनलाइन आता है, वो जो करता है वो आपके घर पे पड़ा होता है। ये क्यों नहीं हो सकता हमारे यहाँ? क्योंकि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। इस कियोस में चंद लोगों का बहुत फ़ायदा है। राइट। भले वो ही इसको कियोस को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसकी आबियारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और उसी के ख़िलाफ़ हम बात करें कि अगर ये अब चलेगा नहीं है, क्योंकि देखें अब दुनिया बहुत खुल गई है, इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है। प्लीज़ अपने घर को सीधा कर दें, हमें भी सीधा करें। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अब सबसे पहले हमें सीधा करें, हमारे घर को सीधा करें। हम यहीं रहना चाहते हैं, यहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहीं बड़े फूल हैं, यहीं हमारे लोगों की कब्रें हैं। Why would we like to go somewhere else until unless we are pushed to the wall?
अगर हम काम ही नहीं कर सकेंगे, जैसे मैं कहता हूँ सिंध में कानून है 1947 से कि 125 गज से ऊपर कमर्शियल लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाबंद है ऑक्शन करने के। आज तक एक ऑक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ओके, ये लॉ है कि आप वो अलॉटमेंट प्राइवेट इस तरह से डिस्कशनरी नहीं हो सकती। वो अलॉटमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अब अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सबने वही प्लॉटों पे बिल्डिंगें बनाई है ना, जो किसी एक्स को अलॉट हुआ, एक्स से 1,000 में अलॉट हुआ, 1 लाख में खरीद के बिल्डिंग बनाई। अब नैब उसको ढूंढता है कि ये ज़मीन 1950 में ये गलत अलॉट हुई थी। तो हम लाएं कहाँ से ये रॉ मटेरियल? अच्छा, नैब की मर्जी है कि किस पे उसका दिल आए, जिस केस हाँ, तो अब पूरा निजाम जो है। मैंने तो आपको बोला है कानून है। हाँ। ऐसा तो फिर सारा सिस्टम ऐसा है। ये सही बात है। सो ये कहाँ, अब मुझे बताइए ना, मैं इंडस्ट्री लगा चुका हूँ, ये इंडस्ट्री है, अगर मुझे मेरा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो मैं चलाऊंगा कैसे? जो अवेलेबल है वही खरीदूंगा ना। मतलब कानून नहीं है, डिस्क्रेशन है बस। हाँ, कि या बिल्डिंग कंट्रोल का डायरेक्टर जनरल का है, या मिनिस्टर लोकल बॉडीज़ का है, या सेक्रेटरी एलयू का है, या चीफ मिनिस्टर तो का है। ये चीज़ें हमें सर इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क को निकालने के लिए करनी पड़ेंगी, भले किसी का कितना भी नुकसान हो। एक बार अक्रॉस द बोर्ड चीज़ करनी पड़ेगी, उसमें भले हसन का भी बहुत नुकसान हो जाए। कामरान भाई ये नहीं करेंगे ना तो ये हौश पौश ही चलता रहेगा, ये इलीगल अनऑथराइज अनअप्रूव कंस्ट्रक्शन ही होती रहेगी, लोग अपनी जान और माल को ख़तरे में ही डालते रहेंगे। कहीं हमारे यहाँ आज मुझे एक कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी मिला, बोला हसन आई वांट टू इन्वेस्ट 300 बिलियन रुपीज़ इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। हाउएवर समझ ही नहीं आता, जो लैंड लेते हैं उसमें कोई फड्डा निकल आता है, तो क्यों ऑक्शन नहीं करते? मैंने कहा कि हम तो लिख के दे चुके हैं। अच्छा, ये कम से कम लैंड रिकॉर्ड जो है पंजाब में तो कुछ डिजिटल हुआ है ना, ये जगह है, ऐसा लगता है ये जंगल है सिंध में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई लैंड बैंक, कोई रिकॉर्ड, कोई कुछ नहीं, हर प्लॉट के 4-4 फाइलें, जो मर्जी जिसकी चाहे जैसे कर ले। सर स्कीम 33 सिस्टम की सर स्कीम 33 23,000 एकड़ पे है और अलॉटमेंट है 75,000 एकड़ पे। स्कीम 33 जी, अब ये कितना बड़ा ओपन एंड शट केस है कि ये किसने किया है, हु हैज डन इट? मैं तो नहीं कर सकता ना, और ये तो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है ना, इट्स ओपन एंड शट केस। बाकी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी को पकड़ ले, कुछ कह दे, ये तो गवर्नमेंट का किया हुआ है। 33,000 की जगह 75,000 एकड़ का अलॉटमेंट है, किसने किया है? LDA, MDA, तहसील टाउन, ये गरीब लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं 30-30 साल पहले, आज तक डिलीवर नहीं हुआ। तो किस होम इज टू बी ब्लेम्ड? कहाँ है एजेंसीज, कहाँ है इदारे, नैब, कहाँ है नैब? मुझे बताइए ना, ये तो ओपन एंड शट केस है। राइट। क्यों यार उस जिसने 20,000 का प्लॉट लिया था आज उसको 40 साल हो गए। ये तहसील टाउन जो बना और आज 30-25 साल तो डेफिनेटली हो गए, एक घर भी नहीं बना है। नहीं, देखिए ना, अच्छा मैंने पूछा तो वो कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले कि LDA ने हमें पैसे नहीं दिए। अच्छा भाई, LDA ने पैसे नहीं दिए, LDA ने पब्लिक से तो सारे पैसे ले लिए। पूरे सेक्टर इनक्रोच कराए जा रहे हैं, पूरे MDA के सेक्टर इनक्रोच कराए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो ये जो आज सब ये पोर्शन बन रहे हैं और ये यूनिट बन रहे हैं, ये वो गरीब लोग हैं जिन्होंने वहाँ प्लॉट लिए हुए हैं। अच्छा, अभी ये तहसील टाउन नहीं बना, ये स्कीम 33,000 से 75,000 एकड़ जो है वो अलॉट होगी। सुना है हॉक्सबे पे एक नया शहर बन रहा है। पता नहीं सर क्या क्या हो रहा है, हमें तो नहीं समझ आता। यकीन माने कामरान भाई, हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम वो ऑडियंस बन गए अभी देखने वाले, हालांकि हमारे बहुत स्टेक हैं, बट काम करते हैं। बट जो हो रहा है ना, वो यकीन माने कॉमन सेंस से बाहर हो रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो अपनी सलाहियत से कानूनी काम करे। राइट, ऐसा नहीं हो रहा है। हुकूमत का काम तो कानून बनाना और उसको लोगों को स्पेस देनी चाहिए कि अपने हुनर वो दिखा सकें, उस पर जो भी इनकम हो टैक्स कलेक्ट करें, एक शफाफ निज़ाम क्रिएट करे, लोगों का कॉन्फिडेंस हो, एक पॉलिसी हो 15 साल की गारंटीड बाय लेजिस्लेशन। जैसे इमरान खान के दौर में सबने देख के इन्वेस्टमेंट किया और फिर सब 100% चेंज। अच्छा, ये एक ज़माना जो आया था PTI इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का, तो उस दौरान कम से कम ये कंस्ट्रक्शन वाला जो पूरा सेक्टर था, इस पे जैसा फोकस देखा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ज़ाहिर है कि एक जाने भी इमरान खान थे, फिर जो अथॉरिटी बनी थी, जो पूरा जो बॉडी बनी थी जिसको जनरल अनवर अली हैदर लीड कर रहे थे, वो तो
ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, और उसका रिजल्ट्स भी सामने आने ही शुरू हुए थे। खैर वो तो बेचारों का बिस्तर ही बन देखिए गया। उससे ये हुआ कि आपकी इकॉनमी की ग्रोथ 6% प्लस हो गई। और इसमें एक और शख्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया, रज़ा बाकर ने, जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे। सर हर मंगल को वो मीटिंग करते थे, हर वेडनेसडे को मीटिंग करते थे हमारे अनवर हैदर साहब, नेपडा के चेयरमैन। हर थर्सडे को इमरान खान साहब खुद करते थे। इतना फोकस था क्योंकि वो ये सर जब कोविड आया दुनिया परेशान थी, इस सेक्टर ने पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट रखी, इकॉनमी चलते रखी। तो मैं ये समझता हूँ कि क्यों आज वो नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं करना है सर, सब उनके पास तैयार अच्छा, है। मुझे तो एक और भी जो कंसर्न है वो ये कि उस दौरान जितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, जितना लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, और बहुत सिग्निफिकेंट हर तरफ इन्वेस्टमेंट हुई, और अगर ये सब रुक गया तो वो भी तो ढेर हो गई ना इन्वेस्टमेंट। तभी तो कामरान भाई आज लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं कि यार जो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पड़ी है वो भी लगा दिया, फिर निकलेंगे कि नहीं, कल कोई और पॉलिसी आ जाए। इसलिए हम कहते हैं वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म 15-20 साल की पॉलिसी सपोर्टेड थ्रू लेजिस्लेशन। देखिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगता है सर $75 मिलियन का, उसके लिए 20 साल की टैक्स की पॉलिसी है, डिलीशन की पॉलिसी होनी चाहिए obviously। एक बिल्डिंग बनती है पाकिस्तान का एक शहर कराची की एक डिस्ट्रिक्ट साउथ क्लिफ्टन में 50 माले की एक बिल्डिंग बनती है जिसकी सेल वैल्यू 75 से $100 मिलियन है। एक बिल्डिंग, 50 बिल्डिंग के प्रोजेक्ट तैयार खड़े हैं। सही है। क्योंकि लोगों को प्लॉट भी पेड हैं, परचेज्ड हैं, पर लोग डर रहे हैं, पॉलिसी का कुछ पता नहीं है। हमने इनसे कहा आप जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं ना 15 साल की 20 साल की बना के दे दो, और इंश्योर उसको लेजिस्लेशन से कर दो, तो हम इन्वेस्टमेंट करें ना। अब लोगों का एतमाद हट गया है। ये जो एतमाद की हम बात कर रहे हैं, ये बताइए बिल्डर का और रहने वाले का एतमाद कितना शेकन हुआ था? क्योंकि कोर्ट्स में तो आप, जैसे आपने कहा और बिल्कुल सही कहा, कि ट्रिलियंस के इस किस्म के मैटर फंसे हुए हैं और कोर्ट नहीं ही लिए, वो मैटर वहीं के वहीं जमे हैं। एक केस जो हुआ था नस्ला टावर का, जो कि शहर के बीच में उस बिल्डिंग को चीफ जस्टिस गुलजार ने अपने उससे ऑर्डर से उसको ढा दिया था, और वो एक 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 ऐसे शहर में जहाँ पर उस जैसे कम से कम 15,000 केसेस होंगे, उसको सिंगल आउट करके उन्होंने कुछ किया, कोई बात नहीं मानी, उन्होंने उसको गिरा दिया। और वो जाहिर है कि उसके साथ वो लोग जो वहाँ मकीन थे वो उनका बेड़ा गर्क हो गया और प्रोजेक्ट तो वैसे ही ख़त्म हो गया। आज हम ये देखते हैं कि उसके 6 फीट के फासले पे उसी जैसी एक दूसरी इमारत खड़ी हो गई। इस वाक़े ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये एक अपनी तरफ से एक स्पेक्टिकल था, बहुत बड़ा वाक़या था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो मेन शारा फैसल पे गिरा दी गई। देखिए अनफॉर्चुनेटली उस वाक़े से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत सफ़र हुआ, नॉट ओनली इन कराची इन पाकिस्तान, बल्कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो अपनी हार्ड अर्न मनी यहाँ भेजते थे, उनका भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि किसी वक्त जस्टिस गुलजार साहब अकेले बैठेंगे तो वो सोचेंगे कि उन्होंने ज़्यादती की। आपने कहा कि उसके 6 फुट के फासले पे वैसी बिल्डिंग बन गई। आपको मैं एक न्यूज़ शेयर करूं, नस्ला टावर का प्लॉट ऑक्शन होने जा रहा है और वहाँ फिर दोबारा हाई राइज बनेगी बिल्डिंग, और आबाद इंशाल्लाह ताला उसमें ऑक्शन परचेज़र के तौर पे रोल प्ले करेगा, और हम फिर उसका नाम नस्ला ही रखेंगे, नस्ला आबाद टावर। सॉफ्टवेयर सेंटर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर पार्क बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादती हुई थी। वो ज़्यादती हुई थी, एक आम कराची के रहने वालों के साथ ज़्यादती हुई थी। अगर उसमें 100 गज़ लैंड भी एक्स्ट्रा था जो उनके हिसाब से वो गलत था, तो क्या वो पैसे लेके रेगुलराइज नहीं किया जा सकता था? सो देखें, ये जब भी आप हिस्ट्री लिखी जाएगी तो नस्ला टावर का नाम और जस्टिस गुलजार साहब का नाम दोनों गोल्डन हरूफ से लिखा जाएगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। और इस किस्म का वाक़या उस शहर में जहाँ पर के एक एक चप्पा, एक एक इंच की ज़मीन पे अगर ऐसा अक्रॉस द शहर हो रहा होता तो शायद, और आज से 25 साल पहले शुरू हो जाता, तो शायद ये हाल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्ट ने उस इदारे को जिसने के उसको जन्म दिया, उसके किसी अफसर पे एक उंगली नहीं लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ सफ़र किसने किया? सफ़र किया उन लोगों ने जो वहाँ रहते थे, जिनके मकानात थे, वो आज भी किराए के मकानों में रह रहे हैं, कुछ का इंतकाल हो गया। सफ़र किया मीडिया ट्रायल हमारे बिल्डर का हुआ, उसको कैंसर हो गया, उसका इंतकाल हो गया। कि यार मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट। ये चंद वो वाक़ये हैं कि जिसके बाद लोगों का दिल उठ गया कि यार यहाँ तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, और सिर्फ उसको होगा जो होगा, जैसे आपने कहा, किसी अफसर को नहीं पकड़ा गया,
सो आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, प्रमोशन भी हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। पैसे तो सब कमा रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब।